नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के नए केस के आंकड़ों ने फिर से डरा दिया है। जी हां, 24 घंटे में नए बीमार 4,14,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं और 3900 से ज्यादा लोग इस बीमारी के शिकार बन गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण के राज्य सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना से प्रभावित है। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की कमी अभी भी मरीजों की जिंदगी ले रही है। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों के सीएम से भी बात की है और लगातार इस पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन इस बीच अगर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है तो आम लोगों को हो रही है, क्योंकि लगातार बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और ये आंकड़े डराने वाले। 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केस, अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये आंकड़ा कितना डराने वाला है। पिछले 24 घंटे में आप 4,14,188 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और ऐसे में मौत का आंकड़ा 3,915 पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब भी लोग ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन कोरोना केस 4 लाख के पार है। ये अपने आप में चिंता का विषय है। कई ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, दक्षिण के जो राज्य हैं वो सबसे ज्यादा इससे संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा ये आंकड़े डरा रहे हैं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, अपने अटेंडेंस को लेकर, मरीजों को लेकर बदहवास इधर से उधर घूम रहे हैं। कई जगह अब भी बेड्स की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, लेकिन राज्य सरकार लगातार दावा कर रही है कि पूरी व्यवस्था उनकी तरफ से की जा रही है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और आगे किस तरह से प्लान हो, ऑक्सीजन प्लांट्स किस तरह से, हालांकि डीआरडीओ भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहा है, लेकिन उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की, उसमें आपको हम बता दें कि वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक का कोरोना से निधन हो गया है और ये चौथे विधायक है, आपको बता दें। जी हां, इससे पहले 3 विधायकों का बीजेपी के कोरोना से निधन हो चुका है। रायबरेली से ये विधायक थे। आज सुबह दल बहादुर कोरी का निधन हो गया है, कोरोना से संक्रमित थे वो। इलाज से लेकर टीकाकरण और ऑक्सीजन तक पर पीएम ने कुछ राज्यों के सीएम से बात की है। राज्यों का क्या कहना है, आगे के प्लान को लेकर, कैसे कोरोना को करेंगे कंट्रोल। केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन सबके प्रयासों से कल पहली बार हम लोगों को 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिली है। नहीं तो किसी दिन 300 मिलती थी, किसी दिन 320 मिलती थी, 400, 450। पहली बार कल 700 टन ऑक्सीजन मिली है। तो आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में कहीं से कोई इस तरह के मैसेज नहीं आ रहे कि यहाँ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली की जरूरत 700 टन ऑक्सीजन की है। अगर हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन मिल जाए तो दिल्ली में अस्पतालों के अंदर फिर समुचित व्यवस्था हो सकती है। हम जानते हैं कि अप्रैल के महीने में 21 अप्रैल तक मध्य प्रदेश का नंबर संक्रमित राज्यों में 7वां हुआ करता था, 6वां या 7वां। ये आपके सहयोग का परिणाम है कि हम आज 14वें नंबर पर हैं। एक्टिव केसेस में भी बड़े राज्यों में हम सबसे पीछे हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार हमारा गिरता जा रहा है। हमने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं, जहां हमने राजनीतिक सारी सभाएं स्थगित कर दी हैं। प्रदेश में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो सारे कार्यक्रम इसलिए रोके हैं कि अगर हम सभा करेंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे, तो भीड़ का वहां पर आना होगा। सरकार अपने दायित्व का जहां पालन कर रही है, इस संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है, वहां समाज को भी अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए आगे आकर के सहयोग देना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ कुमार कुणाल है दिल्ली से, साथ ही सुशांत मेहरा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर जहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। साथ ही साथ सौरभ वक्तानिया मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, और साथ ही साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो चुका है 18+ के लोगों के लिए। इस वक्त क्या तस्वीरें अलग अलग सेंटर से आ रही हैं?
देखिए श्रोता, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ रानी झांसी इलाके के अंदर मौजूद हूँ, सर्वोदय बाल विद्यालय में। आपको लाइन से लोग नजर आएंगे जो वैक्सीनेशन के लिए सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन परेशानी यहाँ पर लोगों की ये है कि ये जो लोग हैं, बेशक सेंट्रल दिल्ली का पार्ट है, लेकिन लोग यहाँ पर ईस्ट दिल्ली से, साउथ दिल्ली से वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने इलाके के अंदर वैक्सीनेशन का कोई स्लॉट जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आप ये बताइए, कहाँ से आप आए हैं? शाहदरा से। शाहदरा में स्लॉट नहीं मिल पाया कहीं पर भी? नहीं, वहाँ पे हमेशा जब भी ट्राई करते थे तो इट वाज ऑलवेज बिजी, मतलब क्लिक नहीं हो पाता था। तो ये स्लॉट खाली मिला तो फिर हमने यहाँ बुक करवाया। आप कहाँ से हैं? शाहदरा से। अच्छा, आप भी शाहदरा से। तो वहाँ पे स्लॉट क्यों नहीं मिलता? वहाँ पे स्लॉट की बुकिंग ही नहीं हो ही नहीं पाया, तो यहीं पे करवाया है। ये परेशानी है श्वेता, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में अभी कुल मिलाकर के कुछ ही सेंटर्स जो है वो शुरू हैं, जिसमें चलते लोगों को ईस्ट दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली के पार्ट्स में जो है वो आना पड़ रहा है, साउथ दिल्ली से लोगों को ईस्ट दिल्ली के अंदर आना पड़ रहा है। जहां पर जिसकी जरूरत है वो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन जो है वो हो जाए। लोग भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं। अभी भी कई सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना राज्य सरकार को यहाँ पर जरूरी है। और आपको हम सीधे लिए चलते हैं अब जयपुर, जहां पर शरद हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, सबसे बड़ी खबर राजस्थान से ये आई, लॉकडाउन की मियाद जो है वो बढ़ा दी गई है। क्या इसमें भी राजनीति देखी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा कह रहे थे संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर, या फिर वाकई जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं? श्वेता, आपने सही कहा कि लॉकडाउन का नाम इसको तभी दिया है अशोक गहलोत ने जब राहुल गांधी ने इसको कहा लॉकडाउन के लिए। लेकिन जन अनुशासन पखवाड़ा पहले लगा दिया गया था। पखवाड़ा लगाने से क्या होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए क्या हाल है सेंटरों का, कि किस तरह से लोग एक दूसरे पर, वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरह से चिपके हुए हैं। अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो कैसे हम कोरोना पर काबू पा जाएंगे? एक व्यक्ति भी अगर इसमें संक्रमित होगा तो किस तरह से हालात खराब हो सकते हैं, ये देखा जा सकता है। कम से कम सरकार को लॉकडाउन तो लगाए, लेकिन लॉकडाउन की पालना हो रही है नहीं हो रही है, इन चीजों को देखा है। इस तरह से यहाँ पर कब से आप लोग इतनी भीड़ लगाए बैठे हैं? वहीं से बोलिए, वहीं से। 4 घंटे से ये चल रहा है। सुबह आते हैं, 300 आदमी थे, वो सारे चले गए। इन्होंने यहाँ तक कोई करने वाला नहीं था, कोई अटेंड करने वाला नहीं था। 4 दिन से यहाँ डोज अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई किसी का नहीं है। दिन शाम को 2 बजे कहते हैं भाई जाओ आप लोग, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। आप लोग बुजुर्ग भी हो, इस तरह से कितने भीड़ में क्यों इस तरह से हुआ? भैया हम तो मतलब रोज का मतलब ऐसा हरे 4 रोज से यहाँ मतलब है ही नहीं, और अभी भी सुबह से आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, कोई मतलब लेना देना, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, जो व्यवस्था है ना। शरद, आएंगे आपके पास। देखिए, तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को वहां पर हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है और दूसरी तरफ वैक्सीन तक नहीं है, वैक्सीन तक की किल्लत हो रही है वहां पर लोगों को। इस बीच चलते हैं शिवेंद्र आपके पास। उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए, 24 घंटे का हाल, 26,000 से ज्यादा केसेस। किस तरह से निपटेगी सरकार? लॉकडाउन लगाना नहीं चाह रही है। देखिए, सरकार ने ये तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों में धीरे धीरे आंकड़ा ये कम हो रहा है। हालांकि ये नंबर्स फिर भी ज्यादा है, क्योंकि 30,000 से के पार पहले आंकड़ा पहुंच चुका था, 34,000 तक पहुंचा, और अभी जो 26,000 के आसपास पहुंचा है ये आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का, वो थोड़ा गिरावट है। और उसके पीछे वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की और बेड्स की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन इससे पहले हालात जितने भयावह थे और अभी जिस तरह की आशंका है, उसको देख करके हम राहत की सांस नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि अभी जो उत्तर प्रदेश के तमाम गांव हैं जहां पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां संक्रमण की आशंका बहुत ज्यादा है। और इसको देखते हुए सरकार ने अभियान चलाने की बात कही, जिसमें वैक्सीनेशन के साथ साथ जो सैनिटाइजेशन और दूसरी जांच का जो कोविड की जांच है उसका दायरा बहुत बढ़ाने की बात कही है। और उसमें जब नंबर्स आने शुरू होंगे तो वो बहुत ज्यादा डराने वाले हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार का दावा यह है कि अब हालात जो सुधर रहे हैं वो इसकी वजह से भी है क्योंकि उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर दी हैं। लेकिन अभी भी जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। 26,000 भी बहुत बड़ा नंबर है और 2,000 के आसपास भी रोज केवल लखनऊ में संक्रमित हो रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा नंबर है। और उस पर जब तक काबू नहीं पाया जाता तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हाल के दिनों में आशंका को देखते हुए सरकार कोशिश कर रही है, बेड्स की भी संख्या बढ़ाई गई है और जो दूसरी जरूरी चीजें हैं उनको भी मुहैया कराया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन सरकार अब जो कोशिश कर रही है अगर उसका असर होता है तो आने वाले दिनों में जो आशंका है उसके चलते जो स्थिति कंट्रोल करने की बात है वो शायद हो पाएगी। बिल्कुल, कल भी प्रधानमंत्री जब कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने की बात की। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ मुंबई में भी
और महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से देखा जाए तो ड्राइव थ्रू कैंपेन की शुरुआत की गई है, लेकिन जब वैक्सीन है ही नहीं सेंटर्स में तो किस तरह का ड्राइव थ्रू? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि आपको ज्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो आधे दिन में ही बंद पड़ जाते हैं क्योंकि वैक्सीन पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है महाराष्ट्र सरकार की। अब इसमें ये बातचीत चल रही है श्वेता कि जो 45 एंड अबाउ जो एज ग्रुप है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं हुआ है और 18 से 44 साल के बीच का ये जो वैक्सीनेशन सेकेंड ड्राइव है वो शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये अब बात चल रही है कि प्रायोरिटी है ना वो अब 45 एंड अबाउ के एज ग्रुप को ही दी जाए। तो इस पर बहुत ही अहम आज बैठक हो रही है, शायद आज शाम तक में ये फैसला भी लिया जाए क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि 45 एंड अबाउ एज ग्रुप है उनको प्रायोरिटी पहले दी जाए, तो उनका जितना फर्स्ट और सेकेंड डोज है वो पूरा कर दिया जाए, फिर हम सेकेंड प्रायोरिटी पे 18 टू 44 के एज ग्रुप पे रखें। दूसरी सबसे बात, तीसरी जो लहर है वो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों को होगा और इसके ही लिहाज से मैं आपको बता दूं पूरी तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ साथ जो सेंटर्स है कोविड सेंटर्स, अब ऐसा प्लान किया जा रहा है कि स्पेशली बच्चों के लिए कोविड सेंटर्स बनाया जाए, इसकी भी चर्चा हो रही है। तो आज ये दो अहम चीजें हैं जिस पर सरकार की और इस पर आगे आपसे हम सौरभ बिल्कुल आगे हम आपसे इस पर अपडेट भी लेंगे। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र को बताया जा रहा है कि एक आइडल की तरह उसको देखा जाए और उससे कुछ सीख ली जाए। कुणाल, उसमें यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र जिस तरह से जो है इतने ज्यादा संख्या के बावजूद वहां पर ऑक्सीजन की उस तरह से किल्लत नहीं हुई जिस तरह से दिल्ली में हमें देखने को मिली। अब तो केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है और अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद भी कर दिया है केंद्र को। उम्मीद की जाए कि दिल्ली को अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। देखिए, ऑक्सीजन को लेकर के जो लड़ाई थी एक तरीके से कोर्ट तक भी पहुंची, वहां पर भी बहुत सारी बातें हुई और अब जाकर के अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि 700 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन मिला है वो दिल्ली की जरूरतों के हिसाब से ठीक है, कहीं से एसओएस कॉल नहीं आ रही है। लेकिन यही बात है कि कब तक, आखिरकार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए थी और उस तैयारी में सरकार भी पिछड़ी है, केंद्र की भी कमी रही और इसी वजह से लोगों को परेशानी हुई है। अब जो पूरा फोकस है दिल्ली सरकार का वो 2-3 चीजों पर है। कल 2-3 फैसले लिए गए हैं। एक तो है टेस्टिंग को लेकर के फैसला कि तमाम जगहों पर एंटीजन टेस्ट जो है वो 24 घंटे खोले रखे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जांच करवा सके। दूसरा जो फैसला है वो इस चीज को लेकर के है कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लोग आ रहे हैं उनको 14 दिन क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ही रहना पड़ेगा उनको। तो ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि वहां से नए स्ट्रेन की जानकारी मिली है। तीसरा फैसला जो कि आज तक की खबर का असर है कि कैसे एम्बुलेंस को लेकर के मनमानी रकम वसूली जा रही थी उसको लेकर के फिक्स किए गए हैं कीमत। तो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन बात यही है कि जब तक राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा तब तक दिल्ली चाहे वो मुंबई से सीख ले ले या किसी और राज्य से सीख ले ले, उसको अपना मॉडल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अपना मॉडल लगाना पड़ेगा। और यही वजह है कि शायद अभी वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके जिससे कि कम से कम आने वाली जो वेव है उससे से ज्यादा लोग सुरक्षित हो पाए। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार प्रधानमंत्री भी जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन वैक्सीन देना और वैक्सीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैक्सीन मुहैया कराना भी उतना ही जरूरी है, तभी लोग ले पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये उभरी है। आपको बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र, दक्षिण के कुछ राज्य सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना से प्रभावित है। आखिर इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का क्या है प्लान, कुछ स्वास्थ्य मंत्रियों को सुनिए। सरकार एक सूत्र में बंध के लोगों के सेवा के लिए तत्पर है। हमें जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की अभी वर्तमान में आवश्यकता है आज की तारीख में, उससे अधिक का कोटा 214 मीट्रिक टन का कोटा भारत की सरकार के द्वारा बिहार को एलोकेट किया हुआ है। हम उठाव भी उसका कर रहे हैं, लेकिन अभी और उठाव करना और उसके बाद जो रिफिलिंग का काम होता है उसमें हमें और अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जो काम हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में जहां जिस ऑक्सीजन की जरूरत है वो उपलब्ध कराई जा रही है। आणि त्यामुळे सुद्धा त्या कंपनीच्याही पाठीमागे लागावं लागेल आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला सुद्धा आमची नम्र विनंती आहे, आम्ही पुन्हा पत्र लिहू। मी स्वतः स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी यांना स्वतः बोलणार आहे की आम्हाला कृपया कोटा वाढवून द्या,
अशा पद्धतीची विनंती सुद्धा मी करणार आहे। देश में आंकड़े बढ़ी हैं और ये पूरे देश के अंदर कुछ राज्यों में बढ़ी हैं, कुछ राज्यों में हल्का सा घटा भी है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा घटा था, फिर थोड़ा बढ़ा है, फिर धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है। तो एक प्लेटो के लेवल पर आ रहा है और जिस तरह के तैयारियां और जिस तरह के प्रबंधन हम लोग और तेजी के साथ कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार गांव की टेस्टिंग और गांव में अभियान करके कल से हमने प्रारंभ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा सर्दी जुकाम से भी पीड़ित होगा उसको हम लोग मेडिकल किट्स तत्काल पहुंचा रहे हैं। वैक्सीन की उपलब्धता जैसी जैसी होती जाएगी वैसे वैसे मध्य प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं 18 से 44 साल 45 प्लस का पहले से ही चल रहा था, भारत सरकार के माध्यम से वैक्सीन मिल रही है, वो एज इट इज ऑलरेडी चल रहा है। और 18 से 44 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं और वैक्सीन जैसी उपलब्ध हो रही है। अभी 1.5 लाख वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध हुई थी, उसके अनुसार हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया 15 मई तक का। 15 मई तक और हमको वैक्सीन मिल जाएगी, जिससे हम कंटिन्यूस ये वैक्सीनेशन करते रहेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर में मध्य प्रदेश सरकार की विमान की क्रैश लैंडिंग की खबर सामने आई। प्लेन में रेमडेसिविर इंजेक्शन थे। स्टेज प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट सुरक्षित हैं। मामूली चोट आई है बताया जा रहा है इन्हें, लेकिन वो सुरक्षित हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने आया कर्मचारी भी घायल हुआ है, सभी इंजेक्शन भी सुरक्षित है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, किस तरह से ये हादसा हुआ है? देखिए श्वेता, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार कमी राज्य में हो रही थी, उसको देखते हुए ये फैसला किया है कि जो शासकीय विमान है, यानी जो स्टेट प्लेन होता है मध्य प्रदेश सरकार का, वो रेमडेसिविर की आपूर्ति करेगा सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में। यानी रेमडेसिविर जो है अन्य राज्यों से ला करके स्टेट प्लेन के जरिए बड़े शहरों में जहां पे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करेगा। इसी दौरान कल रात को यह हादसा हुआ है। इंदौर से रेमडेसिविर लेकर के जो स्टेट प्लेन है वो ग्वालियर एयरपोर्ट का जो स्टेशन है, जहां पे एयरपोर्ट भी है ग्वालियर का, वहां जब वो लैंड कर रहा था तो उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा, कुछ तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से ये प्लेन रनवे पे फिसल गया और क्रैश लैंडिंग इसकी हुई थी। जो दोनों पायलट है और को पायलट है उन्हें मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज जो है नजदीकी अस्पताल में किया गया। सबसे ज्यादा राहत की बात यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के जो वायल्स इस एरोप्लेन में थे, इस प्लेन में थे जी, वो सुरक्षित है प्रशासन के मुताबिक। और ये राहत की एक बड़ी बात है, क्योंकि माना ये जा रहा था कि क्रैश लैंडिंग हुई है तो ये रेमडेसिविर के वायल्स जो है वो डैमेज हो गए होंगे, खराब हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन फिर भी स्टेट प्लेन जो है कुछ हफ्ते, अभी आपको बताएं कि 1 हफ्ते पहले ही करीब उड़ान के लिए दुरुस्त पाया गया था, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है इस प्लेन को और इसकी मरम्मत के लिए इसको खड़ा किया गया था। मरम्मत के बाद ये इसने दोबारा उड़ान शुरू की थी और उसके बाद ये क्रैश लैंडिंग हुई है। बिल्कुल रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है। इस बीच केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही ये भी मांग कर डाली कि दिल्ली को मिल रही ऑक्सीजन में अब कोई कटौती ना हो। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई लेके राजी नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। मैडम ये देखिए क्या तो रहे कर देंगे तो चलने की हालत है इसकी क्या? हमें बेड नहीं चाहिए, कम से कम मरीज को ऑक्सीजन तो दे दीजिए ताकि उनका कम से कम जान तो बचे। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की सांसों पर आफत बनी हुई है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच लगातार ये सवाल बना हुआ है कि इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत की खबरें राजधानी से आ रही हैं, जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान तक जा चुकी है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों की उखड़ी सांसों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली में बीते दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। इससे पहले दिल्ली को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि 4 अप्रैल को किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि दिल्ली के 56 प्रमुख अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अपनी अपनी दलीलें दी। केंद्र सरकार का जहां यह कहना था कि वो अधिकतम सप्लाई कर रही है और पिछले दिनों उन्होंने 700 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन सप्लाई की भी है, लेकिन
लगातार इसको बनाए रखने में मुश्किल ये आएगी कि अगर दिल्ली का कोटा बढ़ाया जाए तो बाकी आसपास के राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कटौती उन्हीं में से, तेल इन्हीं तिलों में से निकलना है, लिहाजा ऐसे में दूसरे राज्यों के लिए कटौती की जा सकती है। हम इतने ऑक्सीजन के उधर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर और शुक्रिया जताया और राजधानी को रोजाना इतनी ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। हालांकि केजरीवाल सरकार की इस मांग के बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड का भी जिक्र किया है। केंद्र ने कहा कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे तो दूसरे राज्यों के हिस्से में कटौती होगी। ऐसे में इस बात का अंदेशा है कि अगर कोरोना के मामलों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो राजधानी में ऑक्सीजन की समस्या इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली। बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर का भी जिक्र किया और कहा कि अभी महामारी की तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसी सूरत में सरकार को पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। अदालतें बार बार सरकार को कारगर एक्शन के साथ ऐसी ही सूझबूझ से काम करने की सलाह दे रही हैं, ताकि महामारी के समय में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान न जाए। दिल्ली से संजय शर्मा और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।